नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई है। सीलबंद लिफाफे में एएसआई की 1500 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट को सौंपा गया। एएसआई की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट से अपील। एएसआई की रिपोर्ट को ना किया जाए सार्वजनिक। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई है। सीलबंद लिफाफे में एएसआई की 1500 पेज की सर्वे रिपोर्ट को सौंपा गया है। एएसआई की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उमराह में स्वर्वेंद्र मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश विदेश के सैलानी भी मौजूद थे। स्वर्वेद महामंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, काशी में बीते हर क्षण अद्भुत है। एक बार फिर से काशी की सेवा का सौभाग्य मिला है। उमराह में स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन के मौके पर पीएम ने देशवासियों से 9 संकल्पों का आग्रह किया। लोगों से पानी बचाने, डिजिटल पेमेंट करने और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के इस्तेमाल की अपील की। 9 संकल्पों में पीएम ने देशवासियों से पहले देश घूमने की अपील करते हुए योग और खेल को जीवन का हिस्सा बनाने और एक गरीब परिवार की मदद करने की अपील की। पीएम वाराणसी में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता काशी में भी पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वाराणसी में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। TV9 से बातचीत में दाऊद के करीबियों का दावा है कि दाऊद को जहर देने की खबर सही नहीं है। फूड पॉइजनिंग की वजह से दाऊद बीमार पड़ा था। पिछले हफ्ते सोमवार को हुई थी फूड पॉइजनिंग। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरें आई थी। दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा भी किया गया था। दाऊद के करीबियों के हवाले से TV9 को खबर मिली है कि दाऊद को अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबरें भी गलत हैं। दाऊद के कराची वाले घर में ही वार्ड बनाकर उसे वहीं रखा गया था। दाऊद के करीबियों ने बताया, कई उल्टियों के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों को घर पर ही बुलाया गया। करीब 3 दिन बाद दाऊद की तबीयत में सुधार आया था। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी कहा था, पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों ने आज फिर हंगामा किया। विपक्ष ने अपने लंबित सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। संसद साजिश की घटना पर लोकसभा स्पीकर ने दुख जताते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा की गई है। स्पीकर ने सुरक्षा पर सांसदों की सलाह की तारीफ की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद सुरक्षा के मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। संसद की सुरक्षा राजनीति करने की घटना नहीं है। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। संसद सुरक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के निलंबित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने सांसदों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलने से डरते हैं, इसलिए संसद सुरक्षा सेंध मामले पर संसद में बोलने की बजाय टीवी स्टूडियो में टिप्पणी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक से पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 में विकल्प देने को लेकर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल बैठक होनी है। बैठक में लालू यादव भी शामिल होंगे। लालू ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल को लेकर ट्वीट में कहा, कांग्रेस को दिया पैसा सीधा राहुल गांधी की जेब में जाएगा, जिससे वो देश विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। संसद साजिश की जांच करने के लिए स्पेशल सेल की 50 टीमें बनाई गई हैं। जांच का दायरा 6 राज्यों तक फैल गया है। राजस्थान, हरियाणा, मैसूर, लखनऊ, बंगाल, महाराष्ट्र तक जांच जारी है।
संसद साजिश के आरोपी नीलम के भाई ने बताया दिल्ली में से 15 से 20 लोग आए थे जो जिंद में नीलम के कमरे में उसकी डायरी, किताबें और बैंक के कागज लेकर गए हैं। नीलम के भाई ने बताया कि नीलम की डायरी में कुछ नंबर भी लिखे थे। दिल्ली से आई टीम ने नीलम के परिवार से कोई बात नहीं की। बेलगावी मामले पर बीजेपी की कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला था, जिसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने वहां का दौरा किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। और आइए अब आपको इस वक्त की दो बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। ज्ञानवापी केस में एएसआई रिपोर्ट सौंपने के बाद 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको दोनों खबरें डिटेल में दिखाएंगे, बताएंगे कि दोनों मामलों में क्या कुछ हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ी खबर सामने आई है। मथुरा ईदगाह सर्वे कमिश्नर पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। मथुरा ईदगाह सर्वे कमिश्नर पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन सर्वे कमिश्नर को लेकर फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है। इस कमीशन की रूपरेखा क्या होगी, उसके दायरे में क्या कुछ आएगा, किस तरह से पूरी जांच की जाएगी और सर्वे किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तय करनी है कोर्ट को। और इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है अब कि शाम 4 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्या अपडेट है, आइए वो देखते हैं। इस वक्त मथुरा पर हाईकोर्ट से अपडेट निकलकर सामने आया है। सर्वे कमिश्नर तय करने पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सर्वे का तरीका तय करने पर फैसला सुरक्षित है, यानी किस तरह से सर्वे होगा इस पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक और याचिका दायर की गई है। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया है। इस सभी 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये कहा गया है कि सभी जो 18 मामले उन पर एक साथ सुनवाई हो, इस पर भी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। क्या कहते हैं, जो सर्वे के दौरान चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती है, उसकी एक सूची बनी है डबल लॉकर में जो रखी है। हाँ, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस सूची की कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मुझे लगता है ये 4 वादनीगण के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आप वादनीगण को ही कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? रिपोर्ट सही है, गलत है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, जब तक प्लेंटिफ उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये हमारा लीगल हक है, इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाना। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हुई कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह से TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। ये जो दोनों SLP की बात कह दी गई, उससे मामला फंस गया, हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए, आज माननीय न्यायालय को आज इसमें कोर्ट कमेटी, जो सर्वर कमेटी गठित करनी थी, और उसी को लेकर के आज हम लोग आए, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं, उनका ये कहना है कि भाई हमारा SLP दाखिल है, एक में 9 तारीख है और एक में हमने 16 तारीख को दाखिल की, दोनों सुप्रीम कोर्ट में पड़े, और सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका डिस्पोजल हो जाए जब तक के लिए इसको ऑपरेशन स्टे कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सुन लिया गया है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। हमारा ये कहना था कि उसमें कोई स्टे नहीं है, दोनों SLPओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है, और जब तक स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी इस एप्लीकेशन के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। आप सुन रहे थे पंकज झा की बातचीत। हमारे साथ पंकज झा जुड़ भी गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अब 4 बजे कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा फैसले में। पंकज, तमाम जो सुनवाई है वो पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, तो अब 4 बजे सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसकी मोडालिटीज के बारे में कोर्ट की तरफ से जो रूपरेखा है वो बताई जाएगी, और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से 4 बजे बताया जाना है आज?
सुमेरा, देखिए मामला थोड़ा सा अलग हो गया है। जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जो 2 SLP का हवाला दिया गया है कि एक 16 दिसंबर को फाइल की गई और 9 जनवरी को एक बार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो क्या कोर्ट पहले इस दलील के बारे में जो ये पेश की गई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में क्या फैसला लेता है? उसके बाद ये बात तय होगी कि कोर्ट कमिश्नर जो तय किया जाना है वो कितने लोग होंगे और उनके लिए सर्वे का काम कब शुरू होगा, उसकी क्या समय सीमा होगी। ये इस मामले को लेकर के फैसला रिजर्व है। अब इसमें कोर्ट क्या आगे लेता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या आगे का फैसला होता है। यानी पंकज, आप ये कह रहे हैं कि ये तय करना था कोर्ट को, फैसला सुरक्षित है कि क्या मोडालिटीज होंगी, किस तरह से सर्वे किया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि ये 2 और मामले सामने रखे गए, इस पर भी सब सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो अब कोर्ट की तरफ से इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जाएगी। जो 2 और मामले आ गए हैं और वो प्रभावित कर सकता है कि वो किस तरह से सर्वे किया जाए, उसका जो फैसला उन्हें सुनाना है। जी हाँ, मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलील दी है उस पर भी फैसला देगी कोर्ट कि उस मामले में क्या करना है। जैसा आपने कुछ देर पहले सुना कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि इन दोनों SLP का इस फैसले पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोर्ट अपना आदेश दे दे और कोर्ट कमिश्नर तय कर ले। अभी अदालत को जो सिंगल जज हैं जस्टिस मयंक जैन, उनको तय करना है कि इन दोनों दलीलों के बाद उनका क्या फैसला होता है। जी पंकज, बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन इस बीच बता दें कि मथुरा केस में भगवान केशव देव के प्रतिनिधि बने आशुतोष पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुस्लिम पक्ष ने आज ये कहा कि 2 SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, उसका इंतजार किया जाए। उनको कोई स्टे नहीं मिला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका 15 तारीख में ही खारिज कर दिया है, कह दिया है कि इस तरह का ऑर्डर है, कानून के प्रति आप आइए। अभी वो नहीं पहुंचे उस तरह से, ना उनका नंबर मिला है, ना उनको कोई नंबर मिला है। हम लोगों ने कैविट दाखिल कर रखा है, हमें बिना सुने कोई नहीं होगा। हमारे साथ अभिजीत भी मौजूद है जो मथुरा में ही हैं। अभिजीत, इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि 4 बजे कोर्ट की तरफ से क्या सुनाया जाएगा फैसला और किस तरह से सर्वे किया जाए, उसकी रूपरेखा क्योंकि तय होनी थी। लेकिन अब क्योंकि इस मामले में 2 और SLP का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंचा था और उसकी सुनवाई भी हो गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया मथुरा में सुनने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि उनके पास तथ्य है, उनका पक्ष जो है वो मजबूत है और निर्णय निश्चित रूप से उनके पक्ष में ही आएगा। यहाँ पर तमाम लोग, आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोग लगातार बैठे हुए हैं। हिंदू पक्ष के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। निर्णय आने में देरी हो रही है, जो SLP है उसका हवाला देते हुए अब 4 बजे तक के लिए टल गई है। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, निश्चित तौर पर 4 बजे चल रहा है, चाहे 40 बजे, निर्णय हिंदू पक्ष के लिए ही आना है, क्योंकि 1944 में यह लैंड अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से ही खरीदी गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने काशी और अयोध्या का मुकदमा भी दायर किया था। निश्चित तौर पर आज जो आदेश है, सिर्फ इतना आना है कि कमिश्नर साहब का जो आदेश हुआ है, जो मौके पे जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहाँ सात्विक चिन्ह बने हुए हैं, शंख बने हुए हैं और भगवान का जो निशान होते हैं वो निशानों को वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो उनके साथ में कौन कौन रहना है, ये आज निर्णय आना था। लेकिन लगता है कि सर्वे की कमेटी आज फॉर्म हो जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। सारे संसार में खुशी की लहर दौड़ी हुई है जिस दिन से ये आदेश आया है कि कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं और भजन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि देरी बेशक हो रही हो, लेकिन लोग आशान्वित हैं। उन्हें लगता है कि निश्चित तौर पर 4 बजे का इंतजार करना चाहिए और निर्णय उनके पक्ष में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, तो तमाम जो श्रद्धालु भी यहाँ पे जुटे हुए, बिल्कुल अभिजीत, हिंदू पक्ष के लोग हैं, कुछ पिटिशनर्स भी आए हुए हैं, सबका यही कहना है कि निर्णय आएगा आज। जी हाँ, तो 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी जब अदालत की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया है कि अदालत ने क्या ये जो नया मामला उनके सामने रखा गया उसे कंसिडर किया है या नहीं और वो क्या प्रभावित करता है उनके आज सुनाए जाने वाले फैसले को। पंकज, आपका भी, अभिजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ज्ञानवापी केस में ASI की सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है ये रिपोर्ट। ASI ने जिला कोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट। 1500 पेज की रिपोर्ट ASI ने पेश कर दी है अदालत में। अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर को होनी है। तो एक तरफ नजरें मथुरा पर तो दूसरी वाराणसी पर।
कहा गया था, मांग की गई थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, मीडिया में लीक ना हो। देखिए ये एकदम गलत है, ये कोर्ट्स के ऑर्डर का वायलेशन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ही सारी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में एक जजमेंट दिया है दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आजकल को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लोगों से छुपाई जाएं, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी तो उनका जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। मैंने आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी मुझे ईमेल आईडी पे मेरे प्रोवाइड की जाए और माननीय न्यायालय इस पे 21 तारीख को सुनवाई करेगी। 1500 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर दी गई अदालत में। आज विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वाराणसी में ही मौजूद हैं। लगातार उन्होंने सभी पक्षों से बात की है। विपिन, रिपोर्ट पेश हो गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक होना चाहिए। आपकी दोनों पक्षों से बात हुई, क्या प्रतिक्रिया उनकी रिपोर्ट पेश होने के बाद? देखिए, सबसे पहले आज लंबे अरसे के बाद, 4 बार के एक्सटेंशन के बाद आज कोर्ट बहुत संतुष्ट नजर आया। और ये कोर्ट ने कहा इस बात को, जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में ये बात कही गई कि फाइनली ये रिपोर्ट पेश कर दिया है एसआई ने। कितने पेजेस की है, फाइंडिंग्स क्या है, आधार क्या है, इसको लेकर किसी के पास कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि सील बंद लिफाफे में पेश किया गया है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नजर आया, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूल्स का वॉल्यूशन है, आप इसको सील बंद, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना हो आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट पेश कर दी गई है, रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया। इस पूरे मामले में 21 तारीख को सुनवाई होनी है। 21 तारीख को यह तय होगा कि ये पक्षकारों को, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो या फिर हिंदू पक्षकार हो, दोनों को रिपोर्ट दी जाए या ना दी जाए, मीडिया में इसे सार्वजनिक की जाए या फिर ना की जाए। फिलहाल अब सभी को इंतजार, जाहिर सी बात है, सबको 21 तारीख का इंतजार है। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है संसद से। लोकसभा में 34 सांसद सस्पेंड हुए हैं। सदन में लगातार हंगामा करने की वजह से कार्रवाई की गई। अधीर रंजन समेत 34 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। दयानिधि मारन, सौगत राय भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ए राजा और टीएमसी सांसद काकोली घोष को भी सस्पेंड किया गया है। तो 34 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अमोद जुड़ गए। अमोद, 14 पहले सस्पेंड हुए थे, 34 अब सस्पेंड हो गए हैं। क्या विपक्ष बचेगा अब इस तरह का प्रदर्शन अगर लगातार चलता रहा तो संसद में? देखिए, जिस तरह से सस्पेंशन आज किया गया है, जिस तरह से हालांकि नंबर में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि 31 हुए हैं कि 34 हुए हैं। कुछ सांसद ये बता रहे हैं कि 33 हुए हैं, तो कुल मिलाकर 31 से ज्यादा सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन इसमें जो विपक्ष का जो रवैया है यही है कि वो लगातार मांग कर रहा है इस बात पे कि बहस हो कि सुरक्षा, जिस तरह से घटना घटी संसद की सुरक्षा में चूक हुई, तो उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा व्यक्ति बयान दे। पहले गृह मंत्री के बयान की मांग किया जा रहा था, उसके बाद इनकी मांग। मैं अमोद आपको रोक रही हूं, अधीर रंजन चौधरी को सुन लेते हैं पहले। सदन की अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को
चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी तो आपने सुना अधीर रंजन को, उन्होंने कहा कि मुझे अब लगता नहीं विपक्ष में कोई बचा है, कम से कम सभी नेता तो सस्पेंड हो ही गए हैं। 30 से ज़्यादा सांसद ऐसा बताया जा रहा है कि सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि संख्या को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। 31, 32, 33 अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ देर में स्थिति भी साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि 30 से ज़्यादा सांसद सस्पेंड हुए हैं। अमोद, आपने भी सुना अधीर रंजन को, उनका ये कहना कि लगभग पूरा विपक्ष ही अब ऐसा लग रहा है कि सस्पेंड हो गया है, कि 14 पहले हुए थे, अब 30 से ज़्यादा अब सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने उसी रवैये पर कायम है। एक बार फिर सुन लेते हैं। उनमें से एक स्पीकर की भूमिका निभा रहा था और आइज और नोज करवा रहे थे। ये पैरेलल पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। और आज स्पीकर साहब की चेयर के बिल्कुल बगल में तख्तियों को लेकर लोग खड़े हुए, तो ये देश संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का कृत्य ये देखते हैं कि वो किसी नियम की वो तोड़ रहा है और शासनहीनता की सीमा में आता है, तो वो कार्रवाई करते हैं। ये उनको विशेष अधिकार है। लेकिन सदन कैसे चलेगा? इसके पहले भी 13 एमपीओ को सस्पेंड किया गया, उसकी मांग लगातार विपक्ष कर सदन रहा बहुत है। अच्छे तरीके से चल सकता है, बशर्ते विपक्ष सदन चलाने में सहयोग करे। लेकिन किस तरह से ये प्रस्ताव रखा गया सदन में, क्या कुछ हुआ सदन में उस वक्त जब सांसदों को सस्पेंड किया गया, सुनिए। I also move that Shri Jaykumar, Shri Abdul Khalik and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हमारे साथ अमोद लगातार बने हुए हैं। अमोद, ये पहले जो सस्पेंशन हुआ उसके बावजूद विपक्ष लगातार उसी तरह के हंगामे करने पर अड़ा हुआ है। अमोद, आपको आवाज मिल रही है? अमोद के रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सदन में हंगामा करने की वजह से कार्रवाई की गई है और 30 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं। अधीर रंजन समेत 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार हंगामा किया जा रहा था, प्लेकार्ड्स लेकर मौजूद थे और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे, जिसके बाद प्रस्ताव सामने रखा गया और उसके बाद ए राजा, काकोली घोष समेत सभी 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले भी संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगी उस पर चर्चा को लेकर हंगामा जब विपक्ष द्वारा किया जा रहा था तो 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। एक बार फिर 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अमोद जुड़े हुए हैं। अमोद, पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, अब 30 को सस्पेंड किया गया है। 30 से ज्यादा बताया जा रहा है कि लगभग जो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन विपक्ष अपने उसी रुख पर कायम है। विपक्ष उसी तरह से हंगामा कर रहा है। तो ये जो डेडलॉक है फिर ये खत्म कैसे होगा? ऐसे तो पूरा विपक्ष बाहर चला जा चुका है। देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जिस तरह से उस दिन संसद में 13 तारीख को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसको लेकर एक माहौल बनाया जाए और इस पे बड़े लोगों का बयान हो, कम से कम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पर बयान दें, ये मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर विपक्ष किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है और संसद में लगातार रकस क्रिएट किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। और आज जब विपक्ष के लोग स्पीकर की तरफ गए और वेल में घुसे, उसके बाद जितने लोग गए थे वेल में, सबको एक साथ निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 33 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। हालांकि अभी तक इस पर लोकसभा सचिवालय से कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तकरीबन 33 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। तो ये पहले 14 किए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने को भी बहुत इम्पोर्टेंट 1 से 2 बिल
पास करवाने हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित 2 बिल हैं जिसको पास करवाना है। तो सरकार की कोशिश ये जरूर है कि किसी भी तरह सदन चले, और विपक्ष आमादा है कि सदन नहीं चलने देंगे। इसके बीच स्पीकर ने अपने विवेक से ये जो फैसला लिया है, ये कहाँ रुकेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आज विपक्ष के ज्यादातर सांसदों को, बहुत सारे सांसद जो वेल में गए थे, उनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ का रुख फिलहाल दिखाई दे रहा है साफ। विपक्ष किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, वो उसी तरह से हंगामा कर रहे हैं, और सरकार का भी रुख साफ है कि वो बिल पास कराना चाहते हैं, सामंजस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन चेयर या जो स्पीकर हैं उनके जो अवमानना की जा रही है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 4 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष को यह सच्चाई पहले से मालूम है कि अलग अलग लड़े तो पीएम मोदी की लोकप्रियता की आंधी में सारे दल हवा हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया अलायंस बनाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट जैसे घोर विरोधी भी साथ आ गए। इंडिया अलायंस का कैलकुलेशन है कि उन सब के वोट मिल गए तो पीएम मोदी को हरा देंगे, लेकिन इस बात पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को ही विश्वास नहीं है। तो मान चुके हैं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को हराना लगभग असंभव है। वहीं दुनिया भर के नेता मान चुके हैं कि पीएम मोदी का मतलब है सफलता की गारंटी, चाहे वो भारत की राजनीति हो या विश्व की कूटनीति। 2024 के चुनाव के लिए क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? किस ताकत के बूते बीजेपी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही है? और 2024 में भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए क्यों बैठी है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। दिन में सूरत, शाम को काशी। तो मैं एक सांसद के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। 2 अलग मिजाज के शहर, कार्यक्रम का मिजाज भी बिल्कुल अलग, लेकिन एजेंडा एकदम साफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटे में ही 2024 के चुनाव का नारा, एजेंडा और लक्ष्य तीनों तय कर दिए। नारा मोदी की गारंटी, एजेंडा सबका साथ सबका विकास, और लक्ष्य 2024 में जीत की हैट्रिक। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में विकसित भारत निर्माण से विश्व गुरु भारत की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल और हीरा उद्योग के लिए डायमंड बुर्स का लोकार्पण करने के बाद बड़ा साफ संदेश दिया कि आने वाला समय भारत का ही है। डायमंड बुर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बुर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। तो काशी में तमिल संगम के जरिए उन्होंने 2024 के चुनावों में विपक्षी गठबंधन के अंतिम किले को ध्वस्त करने का अपना प्लान भी डिकोड कर दिया। तीन दिसंबर 2023 को जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आए, तो हिंदी भाषी राज्यों में बुरी तरह पस्त विपक्ष ने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है। काशी तमिल संगम विपक्ष के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष के इसी अंधविश्वास पर प्रहार किया। मेरे परिवारजनों,
काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का शोर विपक्षी दलों ने अब मचाना शुरू किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही भांप चुके थे कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की राजनीति देर सबेर जरूर शुरू होगी। लिहाजा उन्होंने 1 वर्ष पहले तमिल भाषी लोगों का पश्चिम और पूरब से सांस्कृतिक संगम कराना शुरू कर दिया। ये सरकार जो भी योजनाएं बना रही है सब थोड़ा अच्छा बना रही है, और ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसा था, तो हमने बस ठीक है अप्लाई करेंगे, कैसा है, अच्छा मौका है, मिलेगा तो जाएंगे करके सोच के अप्लाई किया था हमने। बस ये फर्स्ट टाइम पूरा में फर्स्ट टाइम में काशी में जाएगा। पिछले वर्ष उन्होंने पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटना नहीं बल्कि जोड़ना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी मंत्र का विस्तार इस साल गुजरात में हुआ, जिसे नाम दिया गया सौराष्ट्र तमिल संगमम। काशी और सौराष्ट्र में हुए तमिल संगमम का ही विस्तार अब नए सिरे से शुरू हुआ है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्रेन की सौगात भी दी, जिसे नाम दिया गया काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। उत्तर बनाम दक्षिण भारत की राजनीति की काट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और ब्रह्मास्त्र भी तैयार है। वो 2 जनवरी 2024 को केरल त्रिशूर में स्त्री शक्ति संगमम करने जा रहे हैं, जिसमें केरल समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों से 2 लाख महिलाओं को बुलाने की जिम्मेदारी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु बीजेपी के नेताओं को सौंपी गई है। केरल की रैली महिलाओं को क्यों समर्पित है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम महिलाओं की भलाई के लिए ही किए हैं। विपक्षी दल भी मानते हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं का एक विशाल वोट बैंक तैयार कर लिया है, जो जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से परे है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है, वो दक्षिण भारत की राजनीति में गेम चेंजर हो सकता है। उसी की शुरुआत केरल में स्त्री शक्ति संगमम रैली से होने जा रही है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया अलायंस ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना को अपना चुनावी ट्रम्प कार्ड मान रखा है, जिसकी धार प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुंद कर दी। उनका यह बयान जातिगत जनगणना कराने के दावे पर बहुत भारी पड़ा। के लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद के खिलाफ ये मंत्र हाल ही में ढूंढा है, तो ये गलतफहमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में ही अपना वो मंत्र बता दिया था, जिसकी बदौलत उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से इतना दूर कर दिया कि वो आज तक वापसी नहीं कर पाई। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।